માં યુપીએસસી અને જીપીએસસીની તૈયારી કરવાવાળા વિદ્યાર્થીઓને વિશ્વાસ લર્નિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર રજનીશસિંહ તોમર દ્વારા પ્રેમભર્યા નમસ્કાર. દોસ્તો, યુપીએસસીની પરીક્ષા આપનાર બધા વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સેશન હું લઈને આવ્યા છું. એકચ્યુઅલી 25 મે 2025ના રોજ યુપીએસસી દ્વારા પ્રારંભિક પરીક્ષાના આયોજન કરવામાં આવ્યા હતા. તો આજે હું યુપીએસસી પ્રારંભિક પરીક્ષા 2025 એનાલિસિસ એન્ડ ડિસ્કશન જીએસ પેપર 1 25 મે ભારતીય રાજ વ્યવસ્થાના 13 પ્રશ્નોના વ્યાખ્યા સાથે અને આ પ્રશ્ન કઈ બુકથી આવ્યા છે આના પ્રૂફ સાથે, એટલે બેર એક્ટથી પ્રશ્ન આવ્યા છે. તમે બેર એક્ટ સિવાય કશું નહીં ભણો તો પણ તમે પીટી પાસ કરી જશો અથવા પોલિટીમાં સારા માર્ક્સ આવી જશે. તો આ વિડીયો હું વ્યાખ્યા સાથે લઈને આવ્યા છું. પણ દોસ્તો, તમે જાણો છો કે યુપીએસસીની પરીક્ષા કાં તો હિન્દી પ્રારંભિક પરીક્ષા કાં તો અંગ્રેજીમાં હોય છે. એટલે કે ક્વેશ્ચન પેપર કાં તો હિન્દી કાં તો અંગ્રેજીમાં હોય છે. આના કારણે આગળ હું જે તમે પ્રશ્નોના ડિસ્કશન અને એનાલિસિસ કરીશું તે હિન્દીમાં થશે. તો દોસ્તો, હવે આગળ તમે હિન્દીમાં ડિસ્કશન જુઓ. वैसे छात्र जो अहमदाबाद में आकर के यूपीएससी और जीपीएससी की तैयारी ऑफलाइन करना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स है 31 मई से शुरू हो रहा है. एनसीईआरटी 905 घंटे का ऑनलाइन, प्रीलिम्स 1500 घंटे का हाइब्रिड होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, जीएस और सीसेट. मेंस 1500 घंटे का एक्सक्लूडिंग ऑप्शनल, यह भी हाइब्रिड ही है, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन. और इंटरव्यू एक्सपर्ट पैनल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इसके लिए 9428804128 या 7043771326. तो इसको एक बार समराइज कर दें कि यूपीएससी और जीपीएससी की तैयारी करने वाले वे छात्र जो अहमदाबाद में आकर के ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, 31 मई 2025 से ये बैच स्टार्ट हो रहा है. इसमें एनसीईआरटी ऑनलाइन 905 घंटे कवर किए जाएंगे, प्रीलिम्स 1500 घंटे हाइब्रिड जीएस और सीसेट का, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला के कवर किए जाएंगे. मेंस 1500 घंटे, इसमें एक्सक्लूडिंग ऑप्शनल है, यह भी हाइब्रिड ही है, ऑनलाइन ऑफलाइन. और इंटरव्यू बाय एक्सपर्ट पैनल. अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 9428804128 पर संपर्क कर सकते हैं. चलिए दोस्तों, अब आपका देखें, हमारे पास डी सीरीज का पेपर आया था और उसका ये 26वां सवाल है. भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है. राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है. उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो. यहाँ दोस्तों मैं बता दूं कि ये आंसर मिसप्रिंट हो गया है. आंसर है ए. इसकी चर्चा में थोड़े रुक के कर रहा हूँ, पहले आपको व्याख्या कर दूँ. तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब ये होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई भी चीज़ जाता है तो उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन चाहे राज्य सूची हो चाहे संघ सूची हो सब पे कर सकता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति है. राष्ट्रपति को कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि संघ सूची के विषय पर ही जो है वो क्षमा दे सकता है. तो एक तरह से इसलिए है ये लिमिटेड. और दूसरा, यहाँ राष्ट्रपति
उस केस की गुणवत्ता को नहीं देखते हैं, वो उनकी भावनाओं पे है, उस पर वो माफ़ कर देते हैं। तो इसलिए ये सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन सही है, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये विवेकी शक्ति नहीं है कि ये बिना केंद्र सरकार के सलाह के कर ले। ये राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह पर निर्णय लेना होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है, इसलिए ये आंसर को हम आपको गलत मान करके ये सी जो है हम आपको बता रहे हैं कि इसका आंसर है ए। यही एकमात्र थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसको यहाँ पर ए मान लीजिएगा, केवल एक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 27वां सवाल। आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि देखिए कि किस प्रकार से प्रश्न सिर्फ एक किताब, 13 में से 11 क्वेश्चन एक किताब से आया है, और वो है बेयर एक्ट, संविधान। मैं विद्यार्थी को हमेशा सलाह देता हूँ कि लक्ष्मीकांत पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, किसी कोचिंग का लिफलेट तो बिल्कुल मत पढ़िए, वो जितना पढ़िएगा उतना फंसिएगा, डायरेक्ट लाइन नहीं आएगा। और अगर आप बेयर एक्ट का अध्ययन अच्छे से करके गैर संवैधानिक संस्था के लिए थोड़ा बहुत किसी को अगर आप देख लीजिए तो आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। आज मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि बेयर एक्ट विद्यार्थी के लिए कितना जरूरी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपना पद रिक्त नहीं करेगा। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा तक कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना दे दी गई हो। उपर्युक्त कथनों पर विचार करें। 1-2, 2-3, 1-3, 1-2-3। इसमें एक एलिमिनेशन प्रोसेस आपको बताते हैं। देखिए, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। राजनीतिक दल से तुरंत अगर त्यागपत्र देना होता तो ओम बिरला साहब अभी भी भाजपा के सदस्य नहीं होते। जब 2014 में मोदी जी बने थे प्रधानमंत्री तो उस समय सुमित्रा ताई जी जो है वो थी लोकसभा की अध्यक्ष, वो भी बीजेपी की आज भी सदस्य हैं। कभी सोमनाथ दा भी रहे हैं, बिना अपने सदस्य पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिए। तो दो गलत है, ये अगर आपको पता है तो यहाँ देखिए सेटिंग अपने आप हो जाता है कि एक नहीं, ए नहीं, बी नहीं, डी नहीं, केवल सी होगा। लेकिन आज हम ट्रिक तो मैं पहले दिन बताया था, आज मैं ये दिखाने आया हूँ कि देखिए ये स्टेटमेंट कहाँ से लिया गया। ये देखिए अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 में पहले यहाँ पढ़िए, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, परंतु खंड ग के मतलब ये वाला जो अभी पढ़े थे, प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने का आशय कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी गई। सोच लीजिए, ऐसा डायरेक्ट लाइन शायद कहीं मिलेगा। अब पहला वाला लाइन देखिए यही है, परंतु यह और की, इसको हटा दीजिए और उसके बाद लाइन मिला के देखिए कि पहला यही स्टेटमेंट है। जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। ऐसा डायरेक्ट जो है बेयर एक्ट से सवाल आता है। मैं बार बार विद्यार्थी को आज हर प्रश्न को दिखाने के बाद यही बताऊंगा कि किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन का किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी
ऐसा मत समझिएगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ो तो मैं किसी दूसरे पब्लिकेशन के लिए नहीं कह रहा हूं। और कोचिंग का लिफलेट तो उठाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बेयर एक्ट को काट कर लक्ष्मीकांत लिखा, लक्ष्मीकांत को काट के ये लोग लिफलेट बनाया है, क्या मतलब बनता है उसको पढ़ने का। अब आइए दोस्तों 28 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निर्हरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। दूसरा, भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से, यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं है, सही नहीं है। तो अब जरा देखिए तो ये स्टेटमेंट भी, एक मिनट सॉरी मिस्टेक हो गया, ना सही है। कौन सा कथन सही है? तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, तो आंसर होगा डी। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, भारत के संविधान में राजनीतिक दल का उल्लेख सही में कहीं नहीं है 10वीं अनुसूची छोड़ के। तो अब जरा दोस्तों आप इसको देखिए जरा, मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन आया है कि 10वीं अनुसूची अगर नहीं भी है तब भी किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से राय लेता है। ये पहला हुआ। अब आइए दूसरा, ये देखिए यहाँ पर वहाँ क्या लिखा गया था, 10वीं अनुसूची। तो कहता है यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य अनुसूची के अधीन, इस अनुसूची के अधीन, देखिए सेम भाषा है, वहाँ इसके जगह खाली 10वीं किया है, निर्हरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं। तो वह प्रश्न ऐसे सदन की यथा स्थिति सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। अब आइए जरा सा देखिए, और यहीं पर क्या कहते हैं, इसी में राजनीतिक दल का भी उल्लेख है। अरे जब पहले ही कर दिया दल परिवर्तन तो इसकी व्याख्या करिएगा तो राजनीतिक दल के बारे में आ जाएगा। अब आइए दोस्तों, भारत में कोई भी विद्यार्थी अगर ऑनलाइन एनसीईआरटी करना चाहता है तो वो पहले विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करे और ऑनलाइन एनसीईआरटी प्रारंभिक कोर्स, जिसमें विज्ञान में 150 वीडियो 170 घंटा, कला संस्कृति 29 वीडियो 30 घंटा, पर्यावरण 40 वीडियो 60 घंटा, भूगोल 194 वीडियो 225 घंटा, राज्य व्यवस्था 222 वीडियो 250 घंटा, इतिहास 250 वीडियो 275 घंटा, अर्थशास्त्र 100 वीडियो 150 घंटा, साइंस टेक 150 वीडियो 175 घंटा, कुल 1135 वीडियो और 1335 घंटा है। तो आप इसको देख सकते हैं 7,999 में। अब आइए भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 1 और 3 और केवल 1 और 2। कई लोग तीसरे में नहीं गए हैं, लेकिन मैं इस तीनों में जाऊंगा। कई लोगों का YouTube पर आंसर है 1 और 3, मैं ये तीनों में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं बेयर एक्ट पढ़ा हूं और मुझे मालूम है, बस एक लाइन में यहाँ सब कुछ है। कहता है कि अनुच्छेद के अधीन, देखिए क्या कहता है, पहले पढ़िए, इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का। माने क्लियर हो गया,
कि एक्ट जो जो चीज कर सकता है वो सब चीज जो है अध्यादेश कर सकता है। तो संविधान में संशोधन करना भी एक एक्ट है, तो इसका मतलब वह भी अध्यादेश के द्वारा किया जा सकता है। और यदि जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश का कोई ऐसा उपबंध है जिसे अधिनियमित करने के लिए, मतलब अगर संविधान संसद को जहां नहीं करने देगा संशोधन, वहां अध्यादेश शून्य हो जाएगा। तो जब ये अधिनियम ही है तो क्या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकार को न्यून नहीं किया जा सकता है? क्या संपत्ति के अधिकार को हटाया गया कि नहीं गया? तो अगर अधिनियम किसी अधिकार को न्यून कर सकता है तो अध्यादेश भी कर सकता है। हाँ, 6 महीने तक होगा, उसको पारित कराना पड़ेगा। बेयर एक्ट पढ़िएगा तो इसी तरह से आपके पास ये इंफॉर्मेशन सॉलिड आएगा। अब आइए दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश एक किले से राजधानी का नाम पड़ा और राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक्चुअली वहाँ जो किला था वो ईंट का किला था। हम लोग बिहार में ईंट नहीं बोलते हैं, ईंटा बोलते हैं। तो पूरब में जितना भी आप बिहार से आगे जाइएगा वहाँ ईंटा का भट्ठा बोलेगा। तो चूंकि उस शहर में ईंटा का भट्ठा माने ये किला था तो नाम पड़ गया ईटानगर। नागालैंड राज्य एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पे अगर ये 371 वाले विशेष राज्य वाले में नहीं गया होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। तब तो फिर आप केवल 3 और 2 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 4 के तहत हो जाता। लेकिन त्रिपुरा को 371 का जो ABCD पढ़ते हैं उसमें दर्जा दिया गया है, वहाँ रखने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, इसलिए ये वाला सही है, नागालैंड वाला। अब आइए त्रिपुरा। प्रारंभ में यह भाग ग का राज्य था, बिल्कुल ABCD में ये C में आता है 56 के बाद, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सभी 3। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ें। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। एक अंतर्राष्ट्रीय राज्य परिषद, दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और तीसरा क्षेत्रीय परिषद। उपर्युक्त में से कितने भारत के संविधान के उपबंधों के आधार पर स्थापित हुआ है? केवल 1, केवल 2, सभी 3, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमने आपको बताया है दोस्तों, क्लास में मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि जहाँ ऐसा आए दिमाग में घुमा के देखो कि कोई आर्टिकल में पढ़े हो तो अंतर्राज्यीय परिषद पढ़े हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं आता है। क्षेत्रीय परिषद जब आप 1 से 4 आर्टिकल पढ़ लेते हैं उसके बाद पढ़ते हैं, ये भी नहीं है। इसका मतलब ये दोनों संविधान के अधीन नहीं है, आंसर होगा केवल 1। देखिए तो यह भी बेयर एक्ट से 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ें। 34 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है। दूसरा, भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वह संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा ना भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। ए केवल सही है, मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, राज्यपाल राज्य की सरकार का कार्य अत्यधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और जहाँ तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है जिसके विषय में संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे। देख लीजिए तो यहाँ स्टेटमेंट आ गया। संविधान में स्पष्ट उल्लिखित है कि कुछ बातों में राज्यपाल को विवेकानुसार है। और दूसरा स्टेटमेंट देखिए कैसे गलत है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस विधेयक से उसके विधि बन जाने पर राज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान जिसकी पूर्ति के लिए वह न्यायालय इस संविधान द्वारा परिकल्पित है संकटापन्न हो जाएगा।
उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। अब इससे क्लियर क्या चाहिए आपको आर्टिकल, ये बताइए। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। भारत के संविधान में उपबंध किसके अधीन कथित? राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना मूल कर्तव्य, कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध मूल अधिकार। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो आंसर है तीनों सही है। और ये तीनों हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कोई कोचिंग वाला अपना बुकलेट दिखाए, लेकिन अगर ये हमारे बेयर एक्ट में है, एक के किताब से सब क्वेश्चन फंस रहा है, तो झूठे। मैं कल देख रहा था एक टीचर को टेंगड़ी पुछड़ी दिखा दिखा के बोल रहा था कि मेरे किताब में क्लियर नहीं था लिखा हुआ। देखिए क्या लिखता है, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 24 ये है 51A का च, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये सब जो है उसी में से है। अगर दोस्तों आप NCERT का ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो 3999 में विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करके ये कोर्स कर सकते हैं। अब आइए 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे क्षेत्र में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। दूसरा, संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्र का पूर्ण प्रशासन अपने हाथों में ले सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। देखिए कैसे डायरेक्ट लिखा है, अनुसूची 5 का 5, यदि विनियम तब तक नहीं बनाया जाएगा कोई भी नियम जब तक कि विनियम बनाने वाले राज्यपाल ने जनजाति सलाहकार परिषद वाले राज्य की दशा में परिषद से परामर्श नहीं लिया। लोकल बॉडी के परामर्श से कानून नहीं बनाया जाएगा। अब देखिए जरा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड, कयर बोर्ड, राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय। अब ये कोई बेयर एक्ट से थोड़े आएगा, यही एक आध नहीं है, तो सीधा ये यहाँ है, कयर बोर्ड यहाँ है और ये पहला में है। तो उपर्युक्त में से कितने सुमेलित हैं? कोई नहीं है, क्योंकि अभी बता दिया आपको। अब आइए, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। 7वीं अनुसूची में सूची 1 संघ सूची, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यपाल पद के लिए शर्तें, उपर्युक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है। आंसर है ए, 1 और 2, ये तीसरा नहीं। अब दिखाते हैं आपको कि खाली बस आप डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट आपको सब पता चल जाएगा। देखिए तो आधे राज्यों के विधानमंडल में 368 के 2 में जो ये लिखा है डायरेक्ट में पढ़िए, 54, 55, 73, 162, 241, 279A ये मिल गया 7वीं अनुसूची के किसी सूची में। अब 162 क्या कहता है जरा देखिए। तो 162 जो है वो ये कहता है कि किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 162 शर्त नहीं कहता है। अब आइए दोस्तों आगे बढ़े। भारत के भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं।
राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दांडिक कार्यवाही संस्थगित नहीं की जाएगी या जारी नहीं की जाएगी। किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी बात के लिए किसी न्यायालय में कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? आंसर है डी 1, 2 और 3। देखिए इसका भी प्रूफ, ये देखिए, ये संसदीय विशेषाधिकार, राज्यपाल का विशेषाधिकार, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार वाला जो 361 है उसका 2। राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल में सदस्य के द्वारा कही गई बातों के लिए देख लीजिए कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये देखिए 361 का ये, राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। अब बताइए इससे ज़्यादा क्या चाहिए? ये देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में दांडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्या अब इससे डायरेक्ट कोई लाइन होता है? बैर एक्ट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और अब आइए, यह एक 13वां क्वेश्चन है आपका, लोकपाल के विषय में निम्न कथनों पे विचार करिए। लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है किंतु भारत से बाहर पदस्थापित भारतीय लोक सेवकों पर नहीं। संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा। केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, चाहे वो पदधारी हो या सेवानिवृत्त, अध्यक्ष होगा। इसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को 45 साल से कम नहीं होगा। और लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अधिकथित जांच नहीं कर सकता। इसका आंसर है, इसके चारों स्टेटमेंट गलत है। मैं यहाँ गया कैसे? लोकपाल सभी प्रकार के लोक सेवकों के ऊपर काम करेगा भ्रष्टाचार का, तो भारत का बाहर मतलब क्या? वो IFS को नहीं चेक करेगा अगर वो भ्रष्टाचार किया है तो। फिर कहता है यहाँ केवल न्यायाधीश नहीं है, हम क्लास में लिखाते हैं, इसके अलावा कोई अत्यंत लोकप्रिय व्यक्ति भी अध्यक्ष हो सकता है। 40 साल कहीं नहीं लिखा है, 5 वर्ष या 70 वर्ष तक पद धारण करेगा यही लिखा है। वो आप जोड़ करके गिन के बताते हैं कि इससे नीचे वाला नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी वो जांच करेगा, कुछ एरिया है जहां वो जांच नहीं करेगा, अंतरिक्ष, ऐसे सब चीज़ों पे। तो इसका आंसर आपने देखा डी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से UPSC के सवाल सभी न सभी बैर एक्ट से आते हैं। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।